Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tomar Academy. In today's video, we are going to start first chapter of class 11 physics units and measurement. पर अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अभी तो हमने बोर्ड एग्जाम दिए हैं, उनका रिजल्ट भी अच्छा आया है, तभी तो आप साइंस में बैठे हैं ना, तो यार थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा चिल कर लेते हैं। पर बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो क्लास 10th की जो स्टडी है और जो क्लास 11th की जो स्टडी होने वाली है, देयर इज अ ह्यूज गैप इन बिटवीन दैट। कि अगर हम क्लास 10th इतनी साइंस की बुक थी तो आपकी सिर्फ फिजिक्स की बुक ही इतनी मोटी होने वाली है, फिर केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, मैथ्स भी है, वो बढ़ता ही जाएगा आपका गैप। तो इसीलिए डरना नहीं है इसमें, क्योंकि मैं हूं ना। तो आपको सिर्फ क्या करना है, टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल बनाइए, पर ऐसा टाइम टेबल बनाइए जिसके साथ आप स्टिक कर सके। ये नहीं कि आज टाइम टेबल बनाया फिर कल पता चलेगा तो इतना टफ है कि फॉलो ही ना कर पाए। तो एक टाइम टेबल बनाइए फ्रॉम योर डे वन। और एक चीज और बताऊं कि आप आदत डालो कि आपके जो बाकी के फ्रेंड्स होंगे, जो शायद हो सकता है कॉमर्स में है या ह्यूमैनिटीज में, वो अगर खेल रहे हैं पर उस टाइम आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पर ऐसा भी नहीं मैं कह रहा कि पूरा टाइम आपको सिर्फ किताबों में ही देना। तो इसीलिए मैंने आपको बोला टाइम टेबल बनाइए। एक टाइम टेबल बनाइए जो कि आपको डे वन से डे लास्ट तक, ताकि तभी हमें सक्सेस मिलने वाली है, वहां तक आप उसे स्टिक कर सके, फॉलो कर सके उसे आप। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है यूनिट एंड मेजरमेंट, और उसमें जो हम पहला टॉपिक करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम, स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का टॉपिक, दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस। आज की वीडियो में हमारा जो टारगेट है, वी विल लर्न दैट हाउ टू राइट द डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी दियो, हमें उसकी डायमेंशन लिखनी आनी चाहिए। ये हमारा 1 मार्कर क्वेश्चन बनता है यहां से। अच्छा, इससे पहले आपने ये सब सिस्टम ऑफ यूनिट्स में पढ़ रखा होगा, जैसे कि सीजीएस सिस्टम होता है, एमकेएस सिस्टम होता है, एफपीएस सिस्टम होता है, और लास्ट में हमने पढ़ा था एसआई सिस्टम होता है। ये जो शुरू के 3 सिस्टम मैंने नाम लिए, इन सब में 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, मास, लेंथ एंड टाइम। लेकिन जो इनका गुरु है वो है एसआई सिस्टम। इस एसआई सिस्टम में हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और साथ ही साथ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं। अब इसका क्या मतलब है कि डायमेंशनल एनालिसिस में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो हम डायमेंशंस लिखते हैं तो वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में लिखते हैं। तो एसआई सिस्टम को फॉलो करने वाले हैं, उसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। तो इससे डरना नहीं है कि आपको 7 डायमेंशन टाइप के कुछ कैरेक्टर मिलने वाले हैं, ऐसा नहीं है। इन 11th स्टैंडर्ड जनरली एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी यूज ओनली 3 बेसिक क्वांटिटीज टू एक्सप्रेस, एंड फर्स्ट इज mass, length and time in most of the cases। फिर भी कुछ अगर हायर लेवल पे आएंगे जो मैं आपको बताऊंगा, देखो कि अगर 4th डायमेंशन भी अगर आती है तो वो कैसे लिखते हैं वो मैं बता दूंगा आपको। तो इसमें मास को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, l लेंथ रिप्रेजेंट करेगा और t को टाइम रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना बच्चों कि जो कन्वेंशन है वो ये कि हम जब भी डायमेंशन लिखेंगे वो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ ही लिखेंगे। अगर आपने इसमें करली ब्रैकेट लिख दी या सिंपल ब्रैकेट लगा दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना, स्क्वायर ब्रैकेट में ही डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। पर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, सिंपल सा ही है। तो आप कौन सी क्लास में, हम सब बोल रहे हैं आप 11th में बैठे हुए इस टाइम, लेकिन 11th में तो क्वेश्चन मैं इजी सा ही पूछ लेता हूँ। देखो कि l+l कितना होगा और l-l कितना होगा। और देखो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दबाजी में आप में से कई जने बोल चुके भी होंगे कि ये कैसा इजी सा क्वेश्चन पूछ लिया, l+l 2l होता है और l-l 0 होता है। पर अगर यही आंसर होता तो बेटा मैं आपसे 11th क्लास में ये क्वेश्चन नहीं पूछता। तो यहाँ पे एक ट्रिक है। तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें हमें फिजिकल क्वांटिटीज और उनके डायमेंशन से खेलना है हमें। तो यहाँ पर अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन दिख रहा है तो कुछ लोग, मुझे मालूम है कुछ स्टूडेंट का करेक्ट आंसर भी आ चुका है। तो यहाँ पे l+l में आपने लिखा है l और l-l भी आपने आंसर लिखा है l। इसका मतलब दैट फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम डायमेंशन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। नहीं समझ में आया? चलो एग्जांपल से ले लेते हैं। अगर मैंने पूछा है कि 10 मीटर पर सेकंड प्लस 10 मीटर पर सेकंड आंसर कितना होगा, तो आपका आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकंड। अब इसमें हमने सिर्फ नंबर को ऐड किया था, बट जो यूनिट थी वो तो सेम ही थी। 10 मीटर माइनस 10 मीटर आंसर आएगा 0 मीटर। यानी कि नेचर ऑफ द रिजल्ट विल बी द सेम एज दैट ऑफ दीज गिवन क्वांटिटीज। तो दिस इज शोन बाय दिस इक्वेशंस। ठीक है, तो ये मैथ्स नहीं था, ये आपकी फिजिक्स थी यहाँ पे। अब देखो इसका आगे यूज भी होगा, वहां पर आप मुझे बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन सीखना। तो यहाँ पर हम इजी से शुरू कर लेते हैं। मान लीजिए सबसे पहले आपने लिया है मेरे लिए एरिया। तो यहाँ पर आपको सिर्फ कोई भी रिलेटेड फॉर्मूला आना चाहिए, कोई भी एरिया को कोई सा भी फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर सर्कल का है या आपका रेक्टेंगल का l/b है या स्क्वायर का है साइड इंटू साइड, कुछ भी आपको सिर्फ एक रिलेटेड फॉर्मूला आना चाहिए। फिर यहाँ पर हम उसकी डायमेंशन लिखेंगे और यूनिट लिखेंगे। अब अगर मैं इसमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ भी फॉर्मूला ले लेता हूं
तो लेंथ की भी डायमेंशन एल होगी और ब्रेड्थ की भी डायमेंशन एल ही होगी। तो इसकी डायमेंशन हमारे पास बन गई है एल स्क्वायर। अब इस चीज का ध्यान रखना बच्चों, कुछ स्कूल में टीचर्स इस एल स्क्वायर को इस तरीके से लिखाते हैं m0 l⁻², t0। तो मार्क्स दोनों में ही फुल मिलेंगे, बट स्टिल आप वैसा लिखेंगे जैसे आपके स्कूल टीचर बोलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मार्क्स उन्होंने ही देने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिट हो जाएगी, फिर SI सिस्टम हम यूज कर रहे हैं तो ये m स्क्वायर है ना इजी। ऐसे सेकेंड वॉल्यूम ले लेते हैं, वॉल्यूम का हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच ले लेते हैं। यहाँ पर भी तीनों का L L L आएगा, तो आप L³ लिख सकते हैं। और इसकी यूनिट बन गई है मीटर क्यूब। डेंसिटी ले लेते हैं, तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज, बिल्कुल सही बता रहे हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास का सिर्फ m होगा, वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है, वॉल्यूम को हम पहले निकाल चुके हैं l⁻3, न्यूमरेटर में जाएगा तो ये बन जाएगा l⁻³ और इसकी यूनिट बन गई किलोग्राम पर मीटर क्यूब। स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला आपने पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस का l, टाइम का t, तो ये तो सिंपल सा ही हो गया हमारे लिए, ये हो गया LT-1 और यूनिट बन गई है हमारे पास मीटर पर सेकेंड। फिफ्थ कर लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट नेचर दोनों का लेंथ वाला से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये L हो जाएगा और ये भी T-1। तो एक चीज और, ये तो हो सकता है आप जरा कॉपी पेस्ट करो, एक चीज अब दिमाग लगाने के लिए आपको भी टास्क दे रहा हूं मैं, तो मैं आपको साथ सिखा रहा हूं हाउ टू राइट द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और आपको साइड बाय साइड एक और चीज एनालिसिस करनी है कि इसकी लिमिटेशन क्या है। ठीक है, तो लिमिटेशन आप साइड बाय साइड ढूंढते रहिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अब कर लेते हैं मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी से लिख सकते हैं, तो ये भी सिंपल हो गया। पिछली वाली का यूज हो जाएगा, मास की जगह m है ही और वेलोसिटी का LT-1 था, तो ये भी हो जाएगा LT-1, टोटल हो गया mLT-1 और इसकी यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये जो मैं जितने भी यूनिट लिख रहा हूँ सब फॉर्मूले से बन जाती हैं, मास का किलोग्राम आ जाता है और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसका जो हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो हो जाएगा LT-1 माइनस ऑफ LT-1 डिवाइडेड बाय t। अब इसका आंसर क्या आएगा, 0 डिवाइडेड बाय t नहीं, तो आपको याद है इसीलिए मैंने वो पूछा था आपसे कि L माइनस L कितना होगा और L प्लस L कितना होगा। तो यहाँ पर भी LT-1 माइनस ऑफ LT-1 आपको LT-1 ही देगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास t, तो ये बन जाएगा LT-2 और इसकी यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकेंड। तो अभी हमने इजी वाली 7 क्वांटिटीज की डायमेंशन और यूनिट लिखी हैं, पर लिमिटेशन यहाँ पर आ चुकी है। कोई बताएगा लिमिटेशन? चलिए, आपने तो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल ही दिया कि इस टाइम से आपने पहले ही लिमिटेशन बता दी थी, एक मैं भी बता देता हूँ, तो ये that by just looking at the dimension we cannot say that which physical quantity it is representing. For example, if I'm saying that LT-1 represents dash, so in this blank you can either write speed as well as velocity. तो ये लिमिटेशन हो गई है। दूसरी ये that we know from our 9th standard knowledge that speed is a scalar quantity, velocity is a vector quantity, but LT-1 is same for both. तो LT-1 यानी कि सिर्फ डायमेंशन देखने से मुझे उसका नेचर भी नहीं पता चल रहा कि वो स्केलर है या फिर वेक्टर है। तो अभी तक मैंने आपको 2 लिमिटेशंस बता दी हैं और ये आप रिकॉर्ड करते चलिएगा, क्योंकि ये हमने पहले इसमें निकालेंगे लिमिटेशंस, फिर हम इसकी 3 एप्लीकेशंस करेंगे और तीनों एप्लीकेशन के एंड में मैं आपसे ये सारे लिमिटेशन पूछूंगा। तो अभी तक हमने इन 7 डायमेंशन लिखने में ही 2 लिमिटेशन निकाल ली हैं। इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी आ गई है फोर्स। अब तो देखिए मास्टर भी हो चुके हैं धीरे धीरे सीखते सीखते, है ना, तो मुझसे पहले ही ट्राई करिए। इनके फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ, ये हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन मैंने पीछे निकाला है, वो धीरे धीरे हमें याद भी होता जाएगा। तो ये बन जाएगा m की जगह m और एक्सेलरेशन का था LT-2। तो ये इसकी डायमेंशन मिल गई। यूनिट आफ्टर द नेम ऑफ फिजिसिस्ट वो न्यूटन होती है ना इजी। फिर हम आगे चलते हैं। अब कुछ नया वर्ड भी दूंगा मैं आपको जो शायद आपने आज से पहले नहीं सुना होगा। तो ये पहला वर्ड आ रहा है आपके लिए, वो है इम्पल्स। ये हीरो ने एक बाइक निकाली थी, उसका नाम भी था इम्पल्स, है ना, पर ये उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। इम्पल्स का मतलब क्या होता है? होता है द इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि आप किसी के ऊपर कितनी जोर से इंपैक्ट कर रहे हैं, वो जो इंपैक्ट ऑफ फोर्स आता है दैट इज कॉल्ड इम्पल्स।
इसे डिटेल्ड में मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। चैप्टर होगा लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अभी फिलहाल इसकी डायमेंशन लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज फोर्स इनटू टाइम। अब ये भी देखिए इजी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा mL/t-1 और इसकी भी यूनिट हम यहां से भी निकाल सकते हैं, दैट इज न्यूटन सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ मास इनटू स्पीड का स्क्वायर। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, ये जो नंबर्स होते हैं चाहे फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो यानी कि आपको सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को कंसिडर करना है। तो यहां पर हो जाएगा मास की जगह मैं m लिख दूंगा, स्पीड का होता है LT-1 उसका भी स्क्वायर, तो ये पूरा सॉल्व हो गया आएगा mL/t-2 और यूनिट आ गया इसकी जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मास इनटू ग्रेविटी इनटू h। तो मास का m होता है, ये जो g है ये एक्सेलरेशन है, तो इसका भी वही डायमेंशन होगा जो हमने एक्सेलरेशन के निकाला था, यानी कि LT-2। तो ये बन जाएगा LT-2 और h का हो गया L, तो पूरा सॉल्व करके आएगा ये भी mL/t-2 और इसकी भी यूनिट जूल। टॉर्क का फॉर्मूला होता R इंटू F, मतलब perpendicular distance from the axis of rotation into the perpendicular force acting on it। अगर आपको टॉर्क के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो मैंने उसकी भी एक पूरी वीडियो बना रखी है और उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप टॉर्क के बारे में भी डिटेल स्टडी करना चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अभी फिलहाल हम इसकी डायमेंशन लिख लेते हैं। तो ये L है, फोर्स की डायमेंशन हमें पहले से ही पता है mL/t-2 और सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा mL/t-2। इसकी यूनिट जो होती है वो है न्यूटन मीटर। अब देखो वो लिमिटेशन आपको यहां भी दिखाई दे रहा है जो मैंने पिछली वाली में बताया था अभी आपको, कि यहां पर देखो mL/t-2 टॉर्क का भी है, पोटेंशियल एनर्जी का भी है, काइनेटिक एनर्जी का भी है। अब ये एक और दे देता हूं, देखो उसका भी यही आएगा, दैट इज वर्क। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आधा फॉर्मूला अभी देखो और आएगा, इनटू कॉस थीटा। ये पूरा जनरली फॉर्मूला होता है। अब इसमें एक और चीज बता देते हैं आपको कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होती है, जो अपने 10th में भी पढ़ के हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डायमेंशन नहीं होती है। पर अगर बच्चा पूछ ले कि सर क्यों नहीं होती है, तो उसको आप कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए कॉस थीटा को देख लेते हैं हम। तो मैथ्स में हमने 10th में पढ़ा था कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस भी लेंथ ही होता है, हाइट भी लेंथ होता है, तो लेंथ अपॉन लेंथ एक नंबर ही आ जाएगा आपके पास, और नंबर की कोई डायमेंशन होती ही नहीं है। इसलिए कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, किसी की भी डायमेंशन है ही नहीं। तो हमें सिर्फ फोर्स की डायमेंशन देखनी है और डिस्टेंस की डायमेंशन देखनी है। ये भी जब आप वैल्यू डालेंगे तो सॉल्व करके आप देखेंगे ये भी mL/t-2 ही आ रहा है और इसकी यूनिट जूल है। तो देखिए जो मैं लिमिटेशन बता रहा था वो यहां पर आ गई कि 4 फिजिकल क्वांटिटीज है मेरे पास जिन सबकी डायमेंशन सेम है, और इसमें टॉर्क का तो नेचर ऑटोमेटिकली बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि जो टॉर्क होता है वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है। जब भी कोई चीज फोर्स लगाने की वजह से घूमना शुरू कर देती है तब वहां पर टॉर्क आता है। ठीक है, तो ये लिमिटेशन है। ये भी ये आप निकल के देखो बच्चों, ये है कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फॉर्मूला भूल गए 9th में किया था आपने, तो फॉर्मूला चलो मैं बता देता हूं। अब F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r²। अब इसमें अब क्या कर लेना, सर G को एक तरफ कर लेना, बाकी सिर्फ को उधर ले जाइए और इन सबकी डायमेंशन डाल दीजिए, फिर सॉल्व करके मुझे बताओ। देखो भी मैं छुपा रहा हूं, मैं भी कर रहा हूं, आप भी करिए, और फिर यहां पर देखते हैं कि मैच होता है कि नहीं होता है। देखो अपनी कॉपी लेके बैठा करो बच्चों, क्योंकि सिर्फ देखने से फिजिक्स नहीं आएगी, और अब हम 11th स्टैंडर्ड में भी हो गए तो हमें साथ साथ पढ़ना भी पड़ेगा। यही है ना, तो ये आगे देखिए फोर्स की जगह मैंने डाला mL/t-2 जो मुझे अब याद हो गया करते करते। r डिस्टेंस ही होता है तो वो L² बन जाएगा। ये दोनों ही मास है इसलिए मैंने मास का स्क्वायर लिख लिया, तो इसकी डायमेंशन बनेगी m⁻⁻1 L3t-2। अब यूनिट की बारी, यूनिट भी हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे। देखिए यहां से शुरू कर लेते हैं। फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, r² का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, kg यानी कि पर kg²। अब थोड़ी सी मैं आपको जो अपने नई क्वांटिटी है या थोड़ा सा लेवल हाई कर देते हैं, अब मैं उस वाली फिजिकल क्वांटिटी की इंट्रोडक्शन करता हूं आपके साथ। प्रेशर। अब प्रेशर का फॉर्मूला, हाँ मुझे मालूम है आप यही बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं फोर्स अपॉन एरिया। देखो फोर्स अपॉन एरिया नहीं होता है, इसका फॉर्मूला होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया।
अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर दोनों ही एक चीज है, पर दोनों एक चीज नहीं होती है। थ्रस्ट जो है वो एक स्पेसिफिक फॉर्म है फोर्स का, दैट मींस व्हेनेवर वी अप्लाइड अ फोर्स पुश और अ पुल परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तभी सिर्फ थ्रस्ट का नाम आता है। तो जो प्रेशर होता है वो थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है, हालांकि इसका नेचर जो होता है वो फोर्स जैसा ही होता है, तो इसकी डायमेंशन थ्रस्ट की वही होगी जो फोर्स की है, तो कुछ अलग नहीं। तो चलिए जल्दी से लिख दीजिए इसके लिए भी। तो ये है mlt-2 थ्रस्ट के लिए हो गया, एरिया का हो गया l², सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा ml-1 t-2। अब इसकी यूनिट भी जो है वो साइंटिस्ट के नाम से निकाल लेते हैं, दैट इज पास्कल। ठीक, ये अब आपके लिए आ रहा है, ये शायद आपने शायद नहीं सुना होगा, इसे बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट किसी भी के साथ लग जाए, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी आएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी आ जाता है हमारे पास। तो ग्रेडियंट का मतलब है पर यूनिट लेंथ, दैट मींस प्रेशर पर यूनिट लेंथ विल गिव यू प्रेशर ग्रेडियंट। हो गया ना इजी? तो अब जल्दी से इसके डायमेंशन निकाल दो। फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, दैट इज प्रेशर अपॉन लेंथ। तो इसी चीज को ऊपर लेंथ से डिवाइड करना है, तो ये मेरे पास आ जाएगा ml-2 t-2, और ये हो जाएगा पास्कल पर यूनिट लेंथ, यानी कि पास्कल पर मीटर। स्ट्रेस, ये वो वाला स्ट्रेस नहीं जो साइंस सिम लेने के बाद आया कि हमारा आगे क्या होगा। इस स्ट्रेस को हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखिए रीस्टोरिंग फोर्स, एक आपको फिर कंफ्यूज करोगे कि रीस्टोरिंग क्यों इसमें डाला है। द फोर्स विद विच द बॉडी ट्राइज टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, दैट इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। जैसे कि आप जब पेन जो स्प्रिंग वाला होता है, जब आप पेन से ऊपर से जब आप दबाते हैं नॉब को से, तो पेन की जो स्प्रिंग है तो कंप्रेस्ड हो जाती है, तो आपने उसे फोर्सफुली उसे कंप्रेस्ड किया, लेकिन जैसे आप थंब अपना हटाते हैं वो फिर दोबारा वापस आता है, अब उस पर किसने फोर्स लगाया था। सो दैट फोर्स वाज जनरेटेड बाय द स्प्रिंग ऑन इटसेल्फ टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, इसलिए उस वाली फोर्स को हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, या फिर आप जैसे ऐसे समझ लीजिए, देखिए जैसे मैं अपनी स्किन को दबा रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ वो इस शेप को डिफॉर्म कर रही है, इसलिए उसे बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। पर जैसे ही मैंने अपनी फिंगर हटाई, ये स्किन अपने आप ऊपर आई थी, तो जो स्किन ने फोर्स लगाया टू रीगेन ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, उसे हम रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, नेचर इसका भी वही होगा, डायमेंशन भी वही होगी। तो ये बन जाएगा मेरे पास mlt-2 फोर्स वाला ही, और एरिया का हो जाएगा l²। तो इसका भी वही आने वाला है जो स्ट्रेस का था, ml-1 t/-2, और इसके लिए यहां से फॉर्मूला बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन, ये भी नया वर्ड है देखिए आपके लिए। तो स्ट्रेन होता है चेंज इन कॉन्फिगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, यानी कि अगर मैं इसे लेंथ के टर्म में बात करूं तो बन जाएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। एरिया के टर्म में बात करूं तो बन जाएगा चेंज इन एरिया अपॉन एरिया। वॉल्यूम की टर्म में बात करूं तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं इसे चलो लेंथ की फॉर्म में लिख लेता हूं अभी, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। तो देख सकते हैं कि दोनों का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की यूनिट भी नेचर भी सेम है, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास नो डायमेंशन यानी कि m0 l0 t0 आएगा, और यूनिटलेस, कोई यूनिट भी नहीं है इसकी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन दोनों से आ जाता है, और वो बन जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो आपने सिर्फ इसको डिवाइड करना, आपको पता है डिनोमिनेटर की तो कोई डायमेंशन ही नहीं है, इसलिए जो न्यूमरेटर की है वही आ जाएगी। तो ये बन जाएगा ml-1 t-2, और इसकी यूनिट भी वही होगी जो स्ट्रेस की थी। तो देखिए यहां पर भी आपको दिख रहा है, देखो इसकी भी, ये भी और ये भी, तीन फिजिकल क्वांटिटी और तीनों के डायमेंशन सेम। तो ये आपकी अब लिमिटेशन अब आपको दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो गई होगी कि डायमेंशन को देख के आप फिजिकल क्वांटिटी को एग्जैक्टली प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। सरफेस टेंशन, अभी वो टेंशन है जो माइंड में आ जाती है पढ़ते पढ़ते। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला बता देता हूँ, वो होता है फोर्स अपॉन लेंथ। तो फॉर्मूला अब तो मास्टर हो गए धीरे धीरे, मैं जैसे फॉर्मूला लिखता हूँ आप उसके डायमेंशन फटाक से लिख दे दो कॉपी में, है ना, मुझे मालूम। तो देखिए यही होता है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा, उतनी ही जल्दी आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा mlt-2, इसको आप लेंथ से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा mt⁻², और इसकी जो यूनिट बनेगी वो होगी न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ तक अब आपको सारा क्लियर हो गया है। तो बस कुछ क्वांटिटी जो इनसे भी थोड़ा सा हाई लेवल की है वो मैं कराता हूँ, और वो आपकी टेस्टिंग के लिए है। तो अब ये मैंने आपके लिए 5 फिजिकल क्वांटिटी लिख दी है, उनके रिलेटेड फॉर्मूलाज भी लिख दिए हैं मैंने आपके लिए। अब जल्दी से आप मुझे इसकी डायमेंशन और यूनिट बता दीजिए, और कंपटीशन है ये मेरे और आपके बीच में कि आप पहले लिखते हैं या मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब हम सब मास्टर हो चुके हैं और सब सीख चुके हैं हाउ टू राइट द डायमेंशन।
तो देखिए मैं भी शुरू करता हूँ। यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला मुझे पता है, ml2t-2 एरिया L², तो ये बनेगा m(t⁻²). इसकी यूनिट बन जाएगी जूल पर मीटर स्क्वायर। ये है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी ये सिंबल है इसका, ये। तो इसमें हम निकालेंगे, फॉर्मूला मैंने आपको दे ही दिया है। फॉर्मूले में F की जगह आप डालेंगे ml(t-2). 6 और पाई नंबर्स होते हैं, इनकी तो कोई डायमेंशन यूनिट होगी। R की जगह आपने लिखा होगा L, और V की जगह लिखा होगा LT-1, और ये बन गया होगा आपका ml-1t-1। यूनिट भी जो है वो देखिए यहीं से निकाल सकते हैं, तो मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ दो अलग से। फोर्स की जगह न्यूटन, R डिस्टेंस होता है मीटर बन जाएगा, स्पीड मीटर पर सेकेंड, यानी ये बन जाएगा देखिए न्यूटन सेकेंड मीटर के पावर -2। तो सारा कुछ यहीं से, कुछ नहीं रटना है, कुछ भी नहीं। अब ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वहां से C निकालेंगे हम, ये है इसका सिंबल। Q हीट एनर्जी, M मास, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। तो देखिए ये अब आ रहा है आपके लिए, जब मैंने आपसे कहा था कि 3 से ज्यादा भी आप फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर भी एक एड ऑन हो गया है। तो Q एक एनर्जी ही है, इसलिए बन जाएगा ml2t-2, मास M, और डेल्टा T की जगह जाएगा K फॉर केल्विन। तो अब ये बन गया है आपका L2t-2 K-1। यहां से इसकी ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हैं, जूल kg⁻, केल्विन⁻। लेटेंट हीट, यहां पर भी आपके पास एनर्जी अपॉन मास, तो ml2t-2 डिवाइडेड बाय m, तो ये बन गया है आपके पास L2t⁻²। लास्ट प्लैंक्स कांस्टेंट, यहाँ पर इस h को निकालना है, यह है एनर्जी, यह है फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी ml2t-2 ही है, और फ्रीक्वेंसी हो गया है t⁻⁻1, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा ml2t⁻⁻1, और जो यूनिट बन गई इसकी वो है जूल सेकेंड, है ना जी। अच्छा, इसकी भी यूनिट हम भूल गए, इसकी बन जाएगी जूल पर केजी। मुझे मालूम है आप में से कई जने मुझसे जीत गए, तो मैं हार मानता हूं आपसे। और कुछ अगर नहीं जीत पाए तो कुछ नहीं होता, आप प्रैक्टिस कीजिए और एक दिन आप उनसे भी फास्ट कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन राइट द डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी प्रोवाइडेड द फॉर्मूला इज नोन टू मी। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप एक दिन बैठे और सब में फॉर्मूला लिख रहे हैं कॉपी में और उन सबको रट्टाफिकेशन कर रहे हैं। ये सब आपके सिलेबस में आगे आगे जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे, ये सब आपके साथ क्वांटिटीज आती जाएंगी। तो जनरली हम एग्जाम में वही पूछते हैं जो क्वांटिटीज आपके 11th के सिलेबस में आती है। नहीं तो फिर भी 11th स्टैंडर्ड में आप स्कूल टीचर में जो आपके क्लास में पढ़ा रहे हैं, मेनली वो सिलेबस होता है। तो वो जो भी पढ़ाएंगे वही आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो यहां तक हमने क्या सीखा, हाउ टू राइट द डायमेंशन, और दूसरी चीज 2 लिमिटेशंस, और तीसरी चीज जो सीख रहे हैं वो अभी छोटा सा ही है, वो और बता देता हूं मैं आपको। सो फ्रॉम दैट टेबल वी कैन कंक्लूड दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। जैसे कि मैंने 4 ये लिख दिए हैं। डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं, जिसमें हमने देखा था कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे फोर्स, वर्क, प्रेशर, एनर्जी, जो भी हमारे पास आ रहा था, उन सब की जो वैल्यूज होती हैं वो हर जगह पे डिफरेंट होंगी, लेकिन उनकी डायमेंशन भी है, इसलिए उन्हें हम डायमेंशनल वेरिएबल्स बोलते हैं। यानी कि डायमेंशन है पर वेरिएबल क्वांटिटी हो सकती है। ऐसे फिर हमारे पास आता है डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, यानी कि उनकी डायमेंशन तो नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, लेकिन उनकी जो वैल्यूज आएंगी हर न्यूमेरिकल में, हर केसेस में वो डिफरेंट होंगी। जैसे स्ट्रेन है, कॉस थीटा है, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो हर जगह पे डिफरेंट वैल्यू लेके आ सकता है। डायमेंशनल कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। कांस्टेंट भी हैं लेकिन इनकी डायमेंशन होगी। जैसे कि प्लैंक्स कांस्टेंट है, हमने लिखा था, कैपिटल जी हमने लिखी है, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो भी फिक्स है, और इन सब की डायमेंशन है और इन सब की वैल्यू भी फिक्स है। लास्ट जो हमारे पास आता है वो है डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, यानी कि उनकी डायमेंशन भी नहीं होगी और वो कांस्टेंट भी है। तो जैसे कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रैक्शनल में हो, डेसिमल्स में हो, इंटीजर्स हैं आपके पास, या फिर जैसे पाई लिखा हुआ है मैंने, ये सब इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो हम उन सारी फिजिकल क्वांटिटीज को इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आपके डायमेंशनल एनालिसिस में बन जाते हैं। या फिर एक और क्वेश्चन में बना सकता हूं, देखिए जैसे कि पूछ लेता हूं मैं आपसे कि ऐसी क्वांटिटी बताओ जिसकी यूनिट तो है पर डायमेंशन नहीं है। सोचो, देखो कुछ ने सोच भी लिया और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसे होते हैं एंगल।
इसकी यूनिट होती है, ये डिग्री भी होती है इसकी यूनिट, या अब आप 11th में आ गए तो इसे रेडियन में भी कहेंगे, लेकिन एंगल की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। इसीलिए आपने सिर्फ ये नहीं सीखना है कि उसमें डायमेंशन कैसे लिखने हैं, इसके साथ साथ उसको एनालाइज भी करना है। तो 11th में सिर्फ स्पून फीडिंग नहीं होती है, जो भी टीचर पढ़ा रहा है आपको उसको साइड बाय साइड समझना भी है, अप्लाई भी करना है, और उसमें रीजनिंग एबिलिटी भी लानी है कि उसमें से और क्या क्या पूछ सकता हूं। तो आई होप आज की क्लास में आपको सारा कुछ समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्लास में हम एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे। अगर आज की क्लास में कुछ भी फिर भी आपको डाउट रह गया है तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के साथ। टिल देन कीप अप्लाइंग फिजिक्स इन डेली लाइफ। जय हिंद, जय भारत।